राधे राधे सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इस क्लास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम को टारगेट करके हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। जो आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो विद्यार्थी जून यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 की, इन सभी भर्ती परीक्षाओं को टारगेट करके मैंने ये क्लास आपके लिए तैयार करी है। तो आप इनमें से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हमारी 7 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी 8वीं क्लास है। तो जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हो वो चैनल पर जाकर क्लासें देखें, तभी आपको समझ में आएगा। हम बिल्कुल डिटेल से हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे पढ़ रहे हैं। आदिकाल में आज हम हिंदी सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको अपभ्रंश साहित्य के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। और आदिकाल का जो अंतिम पड़ाव होता है, जो शुक्ल ने अपने प्रकरण 2 में सिद्ध साहित्य, नाद साहित्य, जैन साहित्य रखा है, उसमें सबसे पहले आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जिसमें हमें सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, सिद्ध साहित्य की विशेषता, कौन कौन से सिद्ध कवि हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप कॉपी पेन लेकर बैठे, आपको क्लास की कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल हर चीज को सिस्टमेटिक नोट्स बनाकर नोट करें, ताकि आप उनका रिवीजन करते रहें। बिल्कुल डिटेल से आपको हिंदी साहित्य में पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपका कोई डाउट भी रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, वैसे ही डिटेल में आपकी बिल्कुल फ्री क्लासें तैयार की गई है। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 120 प्रश्न, जो हम अगर हम ऐसे ही मेहनत करेंगे तो आसानी से अचीव कर लेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था, पहले एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे की क्लास लेंगे। मैं आपको आदिकाल पढ़ा रही थी। आदिकाल में हम अपभ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अपभ्रंश के कुछ कवियों के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते, ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहा होगा तो उसे ये भी समझ में आएगा कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। तो आप सब रिवीजन के लिए तैयार रहिए। हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश, हम अपभ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। और प्राकृत का पाणिनि, पाणिनि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। उसके बाद अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र। ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। फिर हमने ग्रंथ पढ़े थे। स्वयंभू का कौन सा ग्रंथ है? पाउंचर्यू। उसके बाद हमने पुष्पदंत के बारे में पढ़ा था। पुष्पदंत का कौन सा ग्रंथ है? 63 महापुराण। उसके बाद पढ़ा था हमने धनपाल का। धनपाल का ग्रंथ क्या है? भविष्य। क्या आपको बोला था मैंने, भविष्य के लिए हम धन इकट्ठा करें तो भविष्यत कहा। उसके बाद हमने अब्दुल रहमान के बारे में पढ़ा था। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान का क्या है? संदेश रासक। और अब्दुल रहमान के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल, कि अब्दुल रहमान प्रथम मुस्लिम कवि है जिन्होंने जिन्होंने पहला भारतीय भाषा का धर्मेतर ग्रंथ काव्य लिखा है ना। पढ़ा था कि अब्दुल रहमान पहले मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने पहला भारतीय धर्मेतर काव्य लिखा। उसके बाद हमने हेमचंद्र के बारे में पढ़ा था। हेमचंद्र का रचना क्या है? प्राकृत प्रकाश। हेमचंद्र की क्या है? नहीं, हेमचंद्र के सिद्धहेम, सिद्धहेम शब्दानुशासन, सिद्धहेम शब्दानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है। उसके बाद जिनदत्त सूरी का है, जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी का है उपदेश, उपदेश रसायन रास। इसके अलावा हमने और भी ग्रंथ पढ़े थे। तो मैंने आपको डिटेल से कल इन ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, इनकी भाषा पढ़ी थी, इन कवियों की हमने विशेषताएं देखी थी। और जो ये ग्रंथ है इनकी
क्या विषय वस्तु है ये भी मैं आपको कल की क्लास में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने आपको रिवीजन करवाया है कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। अब हम सिद्ध साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए आप और एक एक पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ लिखा गया हर एक पॉइंट आपकी परीक्षा में एक सवाल बनेगा। सबसे पहले सिद्ध साहित्य, तो जो आदिकाल का हमने काल विभाजन पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उन्होंने प्रकरण 2 में सिद्ध साहित्य रखा है, नाथ साहित्य रखा है, जैन साहित्य रखा है और आसो साहित्य रखा है। तो हम प्रकरण 2 में सबसे पहले आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ने वाले हैं। अब सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि वीरगाथा काल नाम दिया है और आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल वीरगाथा काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसका समय देखते हैं हम। यह साहित्य 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया था। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा का है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। हीनयान शाखा का, महायान शाखा का कि वज्रयान शाखा का? तो ये बौद्ध धर्म की वज्रयान तत्व के प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध साहित्य लिखा गया था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित यह साहित्य है। वो समय क्या है इसका? 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। अब सिद्ध कौन थे? सबसे पहले हमारे सामने यही प्रश्न खड़ा होता है कि सिद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के कालांतर में 2 शाखाओं में बढ़ गया। जो बौद्ध धर्म था वो प्राचीन काल में कितनी? 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं, ये जीके में पूछा जाता है। हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान यह सिद्धांत पक्ष पर बल देता था। तो जो हीनयान था वो किस पक्ष पर बल देता था? सिद्धांत पक्ष पर बल देता था। इसमें केवल सन्यासियों और विरक्तियों को आश्रय मिलता था। तो हीनयान शाखा में केवल सन्यासियों और विरक्तियों को ही आश्रय मिलता था। महायान शाखा यह व्यवहारिकता पर बल देता था। तो महायान शाखा किस पर बल देता था? व्यवहारिकता पर बल देता था। इसमें सबके लिए द्वार खुले हुए थे। तो जो महायान शाखा थी ये सभी के लिए द्वार खुले हुए थे। इसे में उच्च नीच बड़े छोटे गृहस्थ सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान में किया जाता था। जो हीनयान थी उसमें सभी को भर्ती नहीं किया जाता था, सभी भाग नहीं ले सकते थे। और जो महायान शाखा थी उसमें ऊंच नीच छोटे बड़े गृहस्थ सन्यासी सभी इसमें इसका हिस्सा बन सकते थे और इनका काम था गृहस्थ सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान में किया जाता था। आगे चलकर यहीं से धर्म से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। तो ये सिद्ध कौन है? जो टोने टोटके हमारे आसपास जो तांत्रिक करते हैं ना, वो सिद्ध का ही एक भाग है, उन्हें हम सिद्ध ही कर सकते हैं। जो पहले सिद्ध लोग थे तंत्र मंत्र टोने टोटके ज्यादा करते थे ना, देखा होगा पुराने जमाने में ज्यादा। अभी भी बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं। गाँव में जो बहुत सारे अघोरी बाबा रहते जो तंत्र मंत्र करते, टोना टोटका करते, तो उन्हें सिद्ध ही कहा जाता है। तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगी। यही महायान अब मंत्रयान बन गई। तो क्या कहा कि जो जन सामान्य को आगे चलकर यह धर्म से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। यही महायान जब मंत्रयान बना तो इसके 2 भाग हो गए, वज्रयान और सहजयान। तो महायान देखो, बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, हीनयान शाखा और महायान शाखा। फिर महायान शाखा के भी 2 भाग हो गए, वज्रयान और सहजयान, है ना। अब महायान आगे चलकर वज्रयान बना। तो महायान आगे चलकर क्या बना? वज्रयान बना। ये जो मैंने से हाईलाइट करा है ना, आपको भी नोट्स में से हाईलाइट करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनते हैं ना। जैसे हम डिटेल में थ्योरी बढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। इसी वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाए। तो देखो, बौद्ध धर्म की 2 शाखा हुई, हीनयान और महायान। फिर महायान की 2 शाखा हुई, सहजयान और वज्रयान। और ये महायान आगे चलकर क्या बना? वज्रयान बना। और इसी वज्रयान के जो वज्रयान शाखा के जो अनुयायी है वह सिद्ध कहलाए।
तो सिद्ध किस शाखा के हैं? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के भाग हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सिद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या सिद्धों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुई। इनका मुख्य केंद्र क्या था? श्री पर्वत। तो बुद्ध ये सिद्ध कहाँ रहते थे? यह श्री पर्वत पर रहते थे। तो प्रश्न पूछा गया है नेट में कई बार। और सिद्धों का रहने का केंद्र क्या था? श्री पर्वत माना जाता है। एक मिनट आगे, संख्या सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। डायरेक्ट प्रश्न सेट में पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। और वर्ग 1 वर्ग 2 में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। 84 शब्दों में 4 महिलाएं सिद्ध कवयित्री हैं। तो इन जो 84 सिद्ध, इनमें 4 महिलाएं सिद्ध कवयित्री। तो चारों का नाम आपको ध्यान रखना। आप 84 ही हम सिद्धों का नाम याद नहीं रख सकते। जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके नाम में भी आपको नोट करवा दूंगी। और इन 84 सिद्ध में से 4 क्या है? महिलाएं हैं, यानी कि 80 पुरुष है और 4 महिलाएं हैं ना। ये मेल और फीमेल टोटल मिलकर 84 सिद्ध बने। अब 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो अब 4 है तो एक इसमें से नाम गलत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कवयित्री महिला सिद्ध कवयित्री नहीं है। तो आपको चारों का नाम याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, ये क्या है? 4 सिद्ध कवयित्री हैं। नाम की पहचान, तो इनके नाम के पीछे अक्सर पा शब्द जुड़ा होता था। जैसे सरहपा, जैसे सरह पीछे पा, सबरपा तो सबर प्लस पा जो आदर सूचक होता था। तो जो पा शब्द इनके नाम के पीछे लगता है ये एक आदर सूचक शब्द है ना। इसलिए आप देखना कि सिद्धों के सभी के नाम के पीछे आपको पा शब्द देखने को मिलेगा। तो पा शब्द क्या है? एक आदर सूचक शब्द है। अब हम प्रमुख सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको चैनल पर जाना है। जब आपको सारी क्लासें कहाँ मिलेगी? तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं जहां पर आपको सारी क्लासें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 आपको पढ़ना है तो आप मैं 61 क्लासों में पूरा पेपर 1 का सिलेबस डिटेल से मैंने पढ़ाया है। अगर आपकी कोई साथी तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। पूरी 10 यूनिट मैंने डिटेल से आपको पढ़ाई है और ज्यादा क्लासें नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश की किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की ही कर रहे हैं, पेपर 1 आपको मैं बिल्कुल डिटेल से एमपीजी के पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल टॉपिक वाइज नोट्स से मेरे खुद के और नक्शे के द्वारा मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बिल्कुल सरल आसान भाषा में आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप पेपर 1 की तैयारी भी मुझसे कर सकते हैं। एमपीजी की असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपीएएसआई नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, आपको सारी क्लासें कहाँ मिलेगी? तो हिंदी साहित्य एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एमपी सेट नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सभी वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आदिकाल के बारे में या जो हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी ग्रंथ मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप चाहते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये पीवाईक्यू सीरीज की जो हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेंगे जो अन्य राज्यों सभी राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर में, कहीं केवीएस में, कहीं टीजीटी पीजीटी में, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, सेट में, नेट में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैंने डिटेल में आपको इस क्लास में सोल्व करवाए हैं। तो इस वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप जाइए चैनल पर, आप जाओगे तो आपको सारी वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आप जाइए चैनल को विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि कैसे क्या आपको पढ़ना है। अब हम आगे सिद्ध साहित्य के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।
सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं, इसे अन्य साहित्य से अलग बनाती है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य साहित्य से अलग बनाती है? सबसे पहले है रहस्यवाद, जो गूढ़ आध्यात्मिक संकेत है। तो रहस्यवाद क्या है? गूढ़ आध्यात्मिक संकेत है। तंत्र मंत्र एवं योग का प्रभाव है। लोक जीवन का चित्रण है। आडंबर का विरोध है। गुरु शिष्य परंपरा है। प्रतीकात्मक शैली है। सहज साधना का प्रतिपादन है। तो सिद्धों की विशेषताएं पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिद्ध साहित्य की नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पहली विशेषता क्या है इसकी? रहस्यवाद। उसके बाद अगली विशेषता है तपस्या और साधना पर बल। तो सिद्ध तपस्या और साधना पर बल देते हैं। सिद्धों ने योग, साधना और इंद्रिय निग्रह को मोक्ष का साधन माना है। तो सिद्धों ने किसको मोक्ष का साधन माना है? सिद्धों ने योग, साधना और इंद्रिय निग्रह को मोक्ष का साधन माना है। गुरु की महिमा। तो सिद्ध साहित्य में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो वैसे जितने भी ये साहित्य हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन सभी में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। उस सिद्ध साहित्य में भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनके अनुसार बिना गुरु के ज्ञान और सिद्धि असंभव है। तो सिद्धों का कहना है कि बिना गुरु के ज्ञान के सिद्धि असंभव है। अगला है भाय आडंबरों का विरोध। इन्होंने जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया है। तो सिद्धों ने क्या किया है? जाति पाति का, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो महायान शाखा है, वज्रयान, इसमें इन्होंने सभी के लिए द्वार खोले हैं, जिसमें ऊंच नीच, छुआछूत की सभी ऊंची नीच वर्ग के लोग, गृहस्थ लोग, सन्यासी लोग, सभी इसमें भाग ले सकते हैं। छुआछूत, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया है। श्रृंगार और शांत रस। तो सिद्धों का प्रमुख रस क्या है? यहाँ आएगा श्रृंगार, है ना। श्रृंगार और शांत रस, इनकी रचनाओं में आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से, यहाँ आएगा श्रृंगार और शांत रस का सुंदर मिश्रण मिलता है। तो सिद्धों का प्रिय रस क्या है? श्रृंगार रस और शांत रस, ये याद रखना है आपको। फिर अगला है संधि भाषा। तो सिद्धों की भाषा के बारे में दिया गया है कि संधि भाषा, सिद्धों की भाषा को संधा या संधि भाषा कहा जाता था। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता था? संधा या संधि भाषा कहा जाता था। यह अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक भाषा है। तो कौन सी भाषा अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली भाषा है? संधा भाषा या संधि भाषा। तो देखो, सिद्ध से आप याद रख सकते हो कि सिद्ध से उनकी भाषा क्या है? संधा भाषा या संधि भाषा सिद्धों की भाषा है। ये प्रश्न जितने भी पॉइंट लिखे हैं, यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनेंगे। तो कंटेंट को आप हल्के में ना लें, है ना। नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे सिस्टमेटिक आप नोट्स बनाइए। साहित्य का स्वरूप। सिद्धों ने मुख्य रूप से 2 रूपों में अपनी बात कही है। तो सिद्धों ने कितने रूपों में अपनी बात कही है? 2 रूपों में अपनी बात कही है। पहला है दोहा कोश और दूसरा है चर्यापद। दोहा कोश, इसमें मतों का खंडन मंडन और उपदेशात्मक बातें कही गई हैं। तो दोहा कोश में क्या कहा गया है? मतों का खंडन मंडन और उपदेशात्मक बातें कही गई हैं। फिर चर्यापद, ये एक प्रकार के गीत होते हैं। तो चर्यापद क्या है? एक प्रकार के गीत है जो अनुष्ठानों या गीतों के समय गाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें नोट लगा दीजिए। पूछ लिया जाएगा कि चर्यापद कब गाए जाते हैं? शादी में, है ना, किसी संगीत में, अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रम में। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुष्ठानों के समय चर्यापद गाए जाते हैं और ये गीतों का संग्रह होता है चर्यापद। ये प्रश्न पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट सेट में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आईएमपी लगा लीजिए। वैसे भी जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है सभी महत्वपूर्ण है, जहां से आपके 100% सवाल बनेंगे। अगला है कुछ क्रम। तो ये जितने सिद्ध हैं जो महत्वपूर्ण है मैंने क्रम से लगाए हैं, तो आप इन्हें क्रम से ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है क्रम से जमाने के लिए। तो सबसे पहले क्या है? लुईपा, कन्हपाद या कन्हपा, सरहपा, सबरपा, दोबिम्पा, भुसुकुपा, चाटिलपा, कुकुरिपा, है ना।
तो ये सारे सिद्ध हमने डिटेल में देखे एक बार, और हम देखते हैं कौन कौन से हैं। लुईपा, पहला है लुईपा, कन्हपा, सरहपा, सबरपा, डोबिंगपा, बुसुकपा, चाटिलपा और कुकुरीपा। तो ये हमारे प्रमुख सिद्ध हैं। सिद्ध साहित्य में कौन कौन से प्रमुख सिद्ध हैं, तो इनको आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है। ठीक है, तो सिद्धों की भाषा क्या है, संधा भाषा या सांध भाषा है, तथा साहित्य का स्वरूप क्या है, दोहा कोश है और चर्यापद है। जो दोहा कोश, इसमें मतों का खंडन मंडन किया जाता है, और जो चर्यापद है ये एक प्रकार के गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। उसके बाद है सिद्धों का प्रमुख रस क्या है, तो श्रृंगार रस और शांत रस है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सिद्ध साहित्य में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार या शांत रस, रौद्र या वीर रस या उत्साह रस, हास्य रस, करुण रस। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार और शांत रस इसमें रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। इन बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। सिद्धों में सभी के लिए द्वार खुले थे। यहाँ पर जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों का सिद्धों ने खुलकर विरोध किया है। सिद्धों ने गुरु की महिमा का गान किया है। सिद्धों ने गुरु को विशेष महत्व दिया है और उनके अनुसार बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तपस्या और साधना पर बल दिया है तथा सिद्धों ने योग, साधना और इंद्रिय निग्रह को मोक्ष का साधन माना है। रहस्यवाद में क्या है, इनकी विशेषताओं में गूढ़ आध्यात्मिक संकेत, तंत्र मंत्र एवं योग का प्रभाव, लोक जीवन का चित्रण, आडंबर का विरोध, गुरु शिष्य परंपरा, प्रतीकात्मक शैली, सहज साधना का प्रतिपादन। उसके बाद पहचान, तो जो सिद्ध हैं उनके सब आपको कैसे पता चलेगा कौन से सिद्ध हैं, कवि हैं, तो उन सभी के नाम के पीछे हमें आदर्श सूचक शब्द पा मिलेगा, जैसे सरहपा, सबरपा। और कितने सिद्ध हैं, 84 सिद्ध हैं। ये प्रश्न सेट में पूछा गया था, शायद नाथों के बारे में सेट में पूछा गया है प्रश्न कि कितने सिद्ध हैं या कितने नाथ, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो 84 सिद्ध हैं, ये सिद्ध ही पूछा गया था। 2024 की भर्ती परीक्षा में मेरे पेपर में शायद पूछा गया था। तो सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। और 4 महिला सिद्ध कवयित्री है, जिसमें मणिभद्रा है, मेखलापा है, कनकलापा है और लक्ष्मी करा है। सिद्ध कहाँ रहते थे, तो सिद्धों का प्रमुख अड्डा या प्रमुख केंद्र क्या था, श्री पर्वत माना जाता है। सिद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, बौद्धयान, बौद्ध धर्म की शाखा 2 भागों में बटी, हीनयान और महायान। और जो महायान शाखा थी फिर उसके 2 भाग हो गए, सहजयान और वज्रयान। और यही वज्रयानी आगे जाकर सिद्ध कहलाए। सिद्ध तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। सिद्ध ने आगे जाकर तंत्र मंत्र का सहारा लिया। फिर यह महायान मंत्रयान बना, जो 2 भागों में बढ़ गया, सिद्ध और नाथों में। महायान में व्यवहारिकता पर बल देते थे तथा सबके लिए द्वार खुले हुए थे। ऊंच नीच, बड़े छोटे का कोई भेदभाव सिद्धों में नहीं किया जाता था। हीनयान में सिद्धांत पक्ष पर बल देते थे तथा सन्यासियों और विरक्तियों को आश्रय इसमें मिलता था। जबकि महायान में क्या है, सन्यासी हो या गृहस्थ हो सभी को स्थान दिया जाता था। प्रमुख इन सिद्धों का समय क्या है, 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार लिया गया है। तो आदिकाल या वीरगाथा काल में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध साहित्य की रही है। तो मैंने आपको आज सिद्ध साहित्य के बारे में बता दिया है। कल हम एक एक स्वयंभू के बारे में, सरहपा के बारे में, सबरपा के बारे में, एक एक जो सिद्ध लेखक है, ये सिद्ध कवि हैं, उनको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी कल की क्लास में। आज मैंने आपको बिल्कुल सिद्ध साहित्य के बारे में बेसिक जानकारी दे दी कि सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य कैसे बना, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, और जो डिटेल से मैंने लिखाए हैं, सरहपा, सबरपा, लुईपा, कुकुरीपा, जितने भी डिटेल से हमने लिखे हैं आपको ऐसे डिटेल से नोट करने हैं, क्योंकि क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा नेट में, सेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
तो इस प्रकार हमने आज सिद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और जो डेली पढ़ रहे हो उसका डेली रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि रिवीजन बाद में करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपने आज एक क्लास देखी उसका हाथों हाथ आप रिवीजन कर लोगे तो आपको चीजें थोड़ी ज्यादा याद रहेगी और आप उन्हें लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आप डेली रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आपका साथी कोई अलग तैयारी भी कर रहा हो तो आप क्लास को शेयर भी कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।